अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, मदरसे के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और सरकार में कुछ झगड़े पैदा हो गए हैं। अब क्या है कि मौलवी जितने हैं ना, वो पाकिस्तान आर्मी के एजेंट हैं, आर्मी के इशारे पे ही सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन चूंकि अब इनकी सर्वाइवल का मसला आ गया है, मदरसे इनकी सर्वाइवल हैं। जो अफ़गान वार के दौरान लाखों मदरसे बनाए गए हैं पाकिस्तान में, वो इनकी सर्वाइवल हैं। इसको बारीकी से समझना होगा। इस वक्त सरकारी मौलवी और मौलाना फजलुर रहमान टाइप के मौलवी आपस में खड़े हो गए हैं। अजीज़ दोस्तों देखें, मदरसे हैं ना, वो आप ये ना समझें कि कोई स्पेशल कुछ मदरसे हैं। हर गली में मदरसा है, हर गली में। मैं बता दूं कि मैं जब छोटा था तो जब बहुत छोटा था, सऊदी अरब जाने से पहले, तो हमारे मोहल्ले में एक बाई थी, उसने अपने घर में मदरसा बनाया हुआ था। मतलब मदरसों का कोई हिसाब नहीं है, हर गली में मदरसा है। और ज़ाहिर है हर मदरसा अपने फ़िक्के का है, अपने सेक्ट का है। शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, बरेलवी है, मुख्तलिफ हैं। और सब ज़ाहिर है अपने फ़िरके की, अपने सेक्ट की तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, जो कि अगेंस्ट अदर्स है, जिसमें ये साफ बताया जाता है कि बाकी जो इस्लामी सेक्ट है ना, वो गलत है। तो डिविजन्स आम आदमी में पैदा होती है और फिर नफ़रत पैदा होती है दूसरों से। अब अजीज़ दोस्तों, मदरसों के हवाले से ये हुआ कि अक्टूबर में एक बिल पेश किया गया नेशनल असेंबली में, रजिस्ट्रेशन बिल, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 26वीं अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास की थी, उसके साथ ये भी पास हुआ था। ये मदरसों को रजिस्टर करने की थी। क्या चीज़ है वो मैं आगे बताता हूँ। ये प्रेसिडेंट को 22 अक्टूबर को आसिफ जरदारी को साइन करने के लिए भेजा गया, लेकिन जरदारी ने 29 अक्टूबर को ये बिल वापस भेज दिया कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के। और इसके बाद फजलुर रहमान की और पीपल्स पार्टी की दोनों टीमें इस बिल के हवाले से डिस्कशन करती रहीं। और 4 दिसंबर को बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिले और उसने वादा किया फजलुर रहमान से कि मैं आसिफ जरदारी अपने बाप यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करूंगा इस सिलसिले में, और मैं चाहूँगा कि ये बिल पास कर दे और वो साइन कर दे। प्रेसिडेंट ने जो मेन ऑब्जेक्शन लगाया था ना इस पे, वो ये था कि ये जो मदरसे हैं ना, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और एजुकेशन प्रोविंशियल मैटर है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती है। ज़ाहिर बहाने हैं। फजलुर रहमान ने फिर बिलावल भुट्टो से मीटिंग में ये सारी बातें की और बिलावल भुट्टो के साथ 5 घंटे की जो मीटिंग हुई, उसमें ये सारे मामला तय हो चुके थे। उनके इत्तेफाक के साथ सारे मामला तय हुए, अगरचे वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, राब्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। उंगली कौन कर रहा है इसमें? जी, उंगली कौन कर रहा है इसमें? जब सब मुस्तफे थे, हाँ, तो कहाँ से उंगली हो रही है? ये जो नजर नहीं आता वो कहाँ से हो रही है? अब नवाज शरीफ के साथ भी फजलुर रहमान ने बात की। नवाज शरीफ ने भी कहा कि नहीं ये बिल तो बिल्कुल पास करवा लेंगे, आप फिक्र ही नहीं करें। और बिलावल भुट्टो इसके बाद गायब हो गए। जब अपने फादर से इस बारे में बात की तो गायब हो गए। अजीज़ दोस्तों, मदरसा बिल क्या है, इसके पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1 कि हर मदरसा, चाहे उसका जो भी नाम है, वो रजिस्टर होगा नेशनल रजिस्टर में। बाकायदा ऑफिशियली रजिस्टर्ड मदरसे ही अलाउड होंगे, बाकी बंद कर दिए जाएंगे। अब मसला ये होता है कि रजिस्टर्ड कोई नहीं होता है, जिसकी मर्जी आती है वो। मोहल्ले में पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं, स्कूलों का तो हाल ही ख़राब है।
हर आदमी की कोशिश होती है कि वो बच्चे को मदरसे में डाल दें। अब एक मिसाल है कि मेरे जीजा जी हैं, गुज़र गए अब तो, वो बहुत ही लिबरल किस्म के होते थे, बहुत ही मतलब काफ़ी लिबरल थे, लेकिन ओल्ड एज में आके वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो गए। तो उनके बेटा, जो छोटा बेटा था, उनको हाफिज़ कुरान बनाने के लिए एक मदरसे में डाला। तो मेरी बहन अक्सर मुझे बताती थी जब मैं बेल्जियम से फ़ोन करता था तो, कि उसको बहुत मारता है मौलवी और बहुत उसकी हड्डियाँ तोड़ देता है, इतना मारता है। तो जब मैं एक बार कराची गया था उनके घर पे, तो मैं जीजा जी से कहा, मैंने कहा ये सब क्यों कर रहे हैं आप? तो बोले मैं जन्नत में अपने लिए बंगला बनवा रहा हूँ। मैंने क्या मतलब क्या? बोले एक हाफिज़ कुरान है ना, वो अपने साथ पूरे ख़ानदान यानी अपने माँ बाप और भाई बहन को साथ लेके जन्नत में जाएगा। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो मैं ये सोच है आम आदमी की। और वो मेरे जीजा जी बहुत पैसे वाले थे, तो पैसों वाली की ये सोच है और गरीब की ये सोच है कि घर में पढ़ा है बच्चा, स्कूल तो भेज नहीं सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है, चलो मदरसे में कुछ पढ़ ही लेगा। और घर में पढ़ा बैठा बिगड़ता है तो मौलवी साहब उसको ठीक कर देंगे, और अगेन वही सोच जन्नत वाली। तो मदरसों में हर आदमी अपने बच्चे भेजता है। अब हर गली में इतने बच्चे हैं, कोई मौलवी है, कोई बाई है अपने इलाके में, उसने अपनी गली में एक मदरसा खोल लिया है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, तो रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी। दूसरा, हर मदरसा अपना एजुकेशनल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को रेगुलरली भेजेगा। हर मदरसे का ऑडिट होगा कि पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं। कोई मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जिससे मिलिटेंसी या सेक्टेरियनिज्म या दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है। ये सब चीज़ें मदरसों वालों के जो चीफ़ है ना, देखें मदरसों का स्ट्रक्चर समझें, एक समझ लें देवबंदी हैं, देवबंदियों के मदरसे हैं, उनके रीजनल फिर हेड होते हैं, वो अपने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, फजलुर रहमान की जैसे पार्टी है, उसको जवाब दें, फिर वो रीजनल से प्रोविंशियल से फिर फजलुर रहमान तक बात जाती है। तो इसके अलावा वो अपने मदरसा अपने सब्जेक्ट्स में मॉडर्न एजुकेशन भी डालेगा। अब फजलुर रहमान चाहता है कि ये बिल पास हो जाए, क्योंकि वो तो हमेशा सरकारों में रहा है, सरकारों में आज जैसे नहीं भी है तो सरकार के आर्मी के साथ उसके कनेक्शन रहते हैं। फजलुर रहमान चाहता है कि ये पास हो। फजलुर रहमान देवबंदी, अब बरेलवियों के आ जाएं, ये मुफ्ती तकी उस्मानी भारत से माइग्रेट करके आए थे, कंगले थे, झुग्गी बनाने की पोजीशन नहीं थी कराची में, आज बिलियनर है। कोई बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया, बिजनेस इन एसेंस के धंधा जो इनका है वो धर्म बेचने का धंधा है, तो वो धर्म बेचने का धंधा करके बिलियनर हैं। वो बरेलवियों का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में खुद हमारी बराह रास्त आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने एक मुसव्वदा कानून पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने का माना है कि उसको मंजूर कर लिया और वो कमेटी के अंदर चला गया, पहली खानगी उसकी हो गई और उसको आर्मी चीफ ने भी मंजूर कर लिया, हमारे सामने ज़बानी मंजूर कर लिया। लेकिन बाद में जब उसके निफाज का वक्त आया तो अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको ये रोक दिया जाए, और वो टेलीफोन उसकी वजह से वो सारी कार्रवाई एकदम से रुक जाती है। मैं और मौलाना हनीफ जालिंदरी साहब एक हफ्ता इस्लामाबाद में इस काम के लिए पड़े रहे और उसके नतीजे में एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए। सारी काबीना मंजूर कर चुकी, असेंबली में मंजूर होने जा रहा है, वजीर आजम मंजूर कर चुके, और एकदम से टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए, और फिर उसके नतीजे में असेंबली खत्म हो जाती है और वो कानून जू कतू रह जाता है। ये सुलूक हमारे साथ हो रहा है। कब तक हम ये सुलूक बर्दाश्त करते रहें? कब तक हम मदारिस को जलील करते रहें? कब तक हम इसकी जिल्लत बर्दाश्त करते रहें और इस बात के ताने सहते रहे कि ये पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है इनको, और ये ताने सहते रहे कि रजिस्टर नहीं होते। इसलिए आज हमारे इस इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि हम अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ को और दीनी मदारिस को बरकरार रखने पर और उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रखने पर हम सब एक पेज पर हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं
और इस बात का अज़्म किए हुए हैं कि हमें मदारिस की आज़ादी और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना है। सरकारी मौलवी ताहिरुल अशरफ, जो कि कई बार दारू पीते हुए पकड़ा गया है, एक कैरेक्टरलेस इंसान जो नवाज शरीफ की सरकार में भी था, फिर बाद में इमरान खान की तरफ चला गया, इमरान खान की सरकार में भी था, आज शहबाज शरीफ की सरकार में है। ये सरकारी मौलवी है, ये धमकियां दे रहा है कि हम किसी तौर ये बिल पास नहीं होने देंगे। ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं, देखें, मदरसा इनकी मतलब रोजी रोटी है। मदरसा के बगैर मौलवी क्या करेगा? और मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे के साथ मेंटल एंड फिजिकल एंड सेक्सुअल टॉर्चर इतना होता है कि आज जो हम पाकिस्तान में जो देखते हैं, कौम कह लें आप इसको, हालांकि ये कौम तो नहीं है, ये भीड़ है, ये एक हुजूम है। इनमें कहीं कोई कौम या कोई वो कहलाने की का वो नहीं है। मतलब जापान में कितने मदरसे हैं, लेकिन जापान की कौम देख लें, जापान में इंसानियत कितनी है उनके अंदर, अपनी कौम के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, कितना सिविक सेंस है। तो जापान में तो कोई मदरसा नहीं। और पाकिस्तान में कितना सिविक सेंस है, पाकिस्तान में कितना, क्योंकि कौम ऐसी आपने क्रिएट की है मदरसों में कि जो बच्चा सेक्सुअल टॉर्चर करता है, सहता है, जिसके ऊपर इतना सेक्सुअल टॉर्चर होता है, तो वो जब इस काबिल होता है कि वो भी रिटर्न कर सके, तो वो छोटे बच्चों के साथ अपने मोहल्ले में, अपने मदरसे में, इवन अपनी फैमिली में ये चीज़ करता है। मेंटली वो एक मतलब बिल्कुल ही एक फारिग इंसान पैदा होता है। और नफ़रत सबके खिलाफ होगी। एक देवबंदी मदरसे का बच्चा जब निकलेगा तो वो बरेलियों को काफिर समझता है। मतलब आप ये देखें कि मैं अभी एक फेसबुक पे किसी ने 2 जुमले की एक पोस्ट लगाई थी कि मुसलमानों को सिर्फ काफिर लोग मुसलमान समझते हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे को काफिर समझते हैं। समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो हर मुसलमान को मुसलमान कहते हैं, शिया सुन्नी बरेलवी नहीं कहते, वो उनको मुसलमान समझते हैं। यूरोप के जो क्रिश्चियन हैं, अमेरिका के जो क्रिश्चियन हैं, वो मुसलमान को एक ही नज़र से देखते हैं कि वो मुसलमान है। लेकिन मुसलमान आपस में एक दूसरे को शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस वगैरह समझता है, देखता है उस नज़र से। तो मुसलमानों की नज़र में बाकी सारे मुसलमान काफिर हैं, काफिरों की नज़र में बाकी सारे मुसलमान मुसलमान हैं। इसकी वजह भी ये है कि ये जब माइनॉरिटी में होते हैं किसी कंट्री में तो यूनाइटेड होते हैं। आपको भारत में शिया सुन्नी मसले नज़र नहीं आएंगे। अभी 2-3 हफ्ते पहले KPK में कुर्रम एजेंसी में 100 से ज़्यादा शिया यात्रियों को सुन्नियों ने मार दिया ना। कभी आप भारत में ये चीज़ सुनते हैं? हमेशा मुसलमानों के इश्यूज पे शिया सुन्नी सारे मिल के भारत में खड़े होते हैं, अमेरिका में, यूरोप में। लेकिन जहाँ ईरान है तो वहाँ पे सुन्नी को शिया मार रहा है, जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पे शिया को सुन्नी मार रहा है। तो ये मुसलमानों की डिविजन्स पैदा करते हैं ये मदरसे। इमरान खान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसने कहा कि मैं मदरसों को करिकुलम चेंज कर दूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने स्कूलों के करिकुलम चेंज कर दिया। अब स्कूल मदरसे बन गए हैं, जितने स्कूल हैं उसमें इतना ज़्यादा इस्लाम और सेक्टेरियनिज्म और ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है। देखें, एक बरेलवी है ना, वो कभी भी देवबंदी या वहाबी या अहले हदीस या शिया को मुसलमान नहीं मानेगा। तो वो मदरसे का टीचर हो या स्कूल का टीचर हो, वो अपने फिरके की चीज़ें पढ़ाएगा ना। अब क्लास ही शुरू होती है, हालांकि हमने भी बचपन में जो स्कूल पढ़े हैं तो उसमें इस्लामियात भी सब्जेक्ट होता था और सब चीज़ें होती थी। आज हद से ज़्यादा बढ़ गया। शुरुआती कुरान तिलावत से होती है, फिर नात पढ़ी जाएगी और फिर इस्लाम सिखाया जाएगा और हदीसें पढ़ाई जाएंगी। और ये स्कूलों की बात बता रहा हूँ मैं, आप यकीन माने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गई है।
तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन मदरसों के हवाले से बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन एंड ऑफ द डे आर्मी इन मदरसों की सुप्रीम कमांडर है। जिस दिन आर्मी चाहेगी सारे मौलवियों को बिठा के मसला सॉल्व कर लिया जाएगा। ये आपके सामने मैंने छोटी सी मदरसा के हवाले से एक चीज़ पेश की है। एंड पे मेरे पास एक 7 मिनट की वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। मैं ये वीडियो मेजर साहब से परमिशन लूँगा, अगर वो इजाज़त देंगे तो एंड पे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ज़रा सुनिए कि भिकारिस्तान की क्या हालत है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये आपके सामने सपोर्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो हम आभारी होंगे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11 और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है। कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू। आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा। आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा। अभी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो। इन नाशुकरों को एक एक को निकालो। एक एक बांग्लादेशी को। मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, 2। एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो। तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है? मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे, ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले, आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स, दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे हैं। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है।
अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं बहुत इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा, हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याहिया खान, ये सब, याहिया खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था और जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा। 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में। 30 लाख, 30 लाख बंगालियों को, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा था। तब इंडियन आर्मी बीच में गई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की टांग तोड़ी और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बल से बांग्लादेश बना। वी मेड बांग्लादेश। एहसान फरामोश, वी मेड बांग्लादेश, नॉट यू। तुम्हारी गंद हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तुम्हारी गंद 2 कौड़ी का जो तुम्हें इतिहास पढ़ाया गया है, दैट इज ऑल फ्रॉड, दैट इज ब्लडी फेक। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। General Sam Manekshaw was chief of army staff. He and his officers and men created Bangladesh. And after creating Bangladesh, we gave it to you. तुमसे नहीं चल रहा तो हमें बता दो। अगर तुम्हें ऐसी खुजली हो रही है कि लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई है, हमें बताओ ना, हम करते हैं फिर तुम्हारा कुछ इलाज। Nobody is interested in Bangladesh. इंडिया ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है, इंडिया कुछ नहीं चाहता। भूखे नंगो, इंडिया कुछ नहीं चाहता। तुम्हें एक दूसरे को मारना है, मारो, नहीं मारना मत मारो, हमारी बला से। हिंदुओं को मत छेड़ना। टुडे, विथ वॉट एवर लिमिटेड मीन्स एट माई डिस्पोजल, वॉट एवर रिसोर्सेज आई हैव, राइट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बांग्लादेश मस्ट बी टॉट अ लेसन दैट दे विल रिमेंबर, दे विल नेवर फॉरगेट in their lifetime. They must be taught a very hard lesson. Let us all get together for the economic boycott of everything Bangladeshi. अगर आप जाते हैं, आपको कोई शर्ट दिखती है, आप लोग जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, आप देखते हैं, खासतौर से जो फॉरेन से सामान मंगवाते हैं, कोई भी शर्ट मिलती है आपको मेड इन बांग्लादेश, आप बॉयकॉट करो। जो बांग्लादेश से सोर्स कर रहा है, मैं उस